Assalamu alaikum everyone, this is Sayyid Tahir Imam and you are watching my YouTube channel English with Sayyid. If you are new on the channel, please subscribe it. Today we are going to discuss the novel of Jane Austen, Pride and Prejudice. आज हम इसकी समरी डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, ये जो नावल है ये 1797 में लिखा गया था। जेन ऑस्टन ने इसको लिखा और जो पहले इसका टाइटल जेन ऑस्टन ने सोचा था वो था फर्स्ट इम्प्रेशन, लेकिन बाद में इसका नेम जब ये पब्लिश हुई 1813 में तो इस नावल का नाम रख दिया प्राइड एंड प्रेजुडिस। बेसिकली इट इज़ अ नावल ऑफ मैनर्स और ये करेक्टर डेवलपमेंट के बारे में है, प्रोटैगनिस्ट के बारे में, और इस नावल की प्रोटैगनिस्ट है एलिजाबेथ बेनेट। बेसिकली स्टोरी इसी करेक्टर की ही राउंड रहेगी। करेक्टर्स को डिस्कस करते हुए सबसे पहले जो दो करेक्टर हमारे पास आते हैं वो है मिस्टर एंड मिसेस बेनेट। इनकी 5 बेटियां हैं जिनमें से पहली का नाम है जेन बेनेट। ये बहुत ही खूबसूरत है और ब्यूटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। दूसरी बेटी का नाम है एलिजाबेथ बेनेट। ये बहुत समझदार है, बाशऊर है और लोगों को परखने का इसके अंदर फ़न पाया जाता है। तीसरी बेटी इनकी जो है उसका नाम है मैरी बेनेट। ये काफ़ी ज़्यादा किताबी टाइप लड़की है और मोरल लेक्चर्स वगैरह देती रहती है अपने इर्द गिर्द जो भी लोग हैं इसके साथ वाबस्ता। और चौथे नंबर पे जो इनकी बेटी है उसका नाम है किटी बेनेट। ये बड़ी गैर पुख्ता और बचकाना आदात की हामिल जो है लड़की है। और सबसे छोटी और 5th बेटी जो है वो है लीडिया बेनेट, और ये बड़ी खुदगर्ज सरकश किस्म की और ये बड़ी अपनी माँ की एक लाडली किस्म की बेटी है। तो ये 5 बेटियां हैं मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की। तो इनका बेटा कोई नहीं है। मिस्टर एंड मिस बेनेट ने 23 साल पहले शादी की थी और इन दोनों की लव मैरिज थी, लेकिन मिसेस बेनेट की जो जहनी पसमानदगी और कम इल्मी है उसकी वजह से मिस्टर बेनेट जो है वो किताबों में सुकून तलाश करता रहा है। और मिसेस बेनेट के अकॉर्डिंग जो उसका मेन मकसद था वो यही था कि उसकी 5 बेटियों की जो शादी है वो किसी अमीर घराने में हो जाए। और ये सारी फैमिली रहती है लॉन्गबॉर्न नाम के इलाके में। लॉन्गबॉर्न एक गांव टाइप इलाका है, वहाँ पे ये सब रहते हैं। बेनेट जो है वो अपनी बेटियों की शादी के बारे में इस कदर उसकी दिलचस्पी है कि उसकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद ही यही बन गया है। और ये उसकी बड़ी फेमस लाइन है कि अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज दैट अ सिंगल मैन इन पोजेशन ऑफ अ गुड फॉर्चून मस्ट बी इन वांट ऑफ अ वाइफ। मतलब उसकी ज़िंदगी का यही मकसद है कि बस अपनी 5 बेटियों की किसी अच्छे और अमीर घराने में शादी करवानी है। अब जब स्टोरी थोड़ी सी आगे मूव होती है तो हम देखते हैं कि एक नौजवान है जिसका नेम है चार्ल्स बिंगले। ये बड़ा अमीर और एक ख़ूबसूरत किस्म का शख्स है। इसकी 2 बहनें हैं, एक कैरोलाइन बिंगले और दूसरी लोजिया हर्स्ट। और ये सारी फैमिली कहाँ रहती है? नीदरफील्ड पार्क में। मिसेस बेनेट की जब मुलाकात होती है चार्ल्स बिंगले से तो वो इसको अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता कंसिडर करती है और वो समझती है कि अगर मेरी किसी बेटी से इसकी शादी हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये बहुत अमीर भी है और खाते पीते घर का भी है। तो मिस्टर बेनेट ने इसको दावत दी अपने घर पे खाने के लिए। ये बड़ा नीले रंग का कोट पहन के काले घोड़े पे सवार होकर आता है, बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा होता है, लेकिन ये रात का खाना नहीं खाता है इनके पास। स्टोरी जब मज़ीद आगे मूव करती है तो हम इसमें देखते हैं कि लंदन के अंदर एक पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है और मिस्टर बिंगले जो है ये दावत देता है अपने एक दोस्त को जिसका नाम है मिस्टर फिट्ज़विलियम डार्सी। और इस पार्टी के अंदर फिट्ज़विलियम डार्सी के अलावा उसका बहनोई मिस्टर हर्ट्स भी मौजूद है। अच्छा, फिट्ज़विलियम डार्सी की एक बहन भी है जिसका नाम है जॉर्जिना डार्सी। इसका स्टोरी में बाद में जिक्र आएगा कि इसका क्या रोल है। और ये दोनों बहन भाई जो हैं ये पिम्बरली में रहते हैं। पिम्बरली एक एरिया है, उसके अंदर इनकी रिहाइश है। अब इस पार्टी के अंदर ऐसा है कि जहाँ पे चार्ल्स बिंगले ने मौजूद है, फिट्ज़विलियम डार्सी भी मौजूद होता है उसका दोस्त, और ये बड़ा ही अमीर शख्स है। और बेसिकली ये जो फिट्ज़विलियम डार्सी है ये चार्ल्स बिंगले से भी ज़्यादा अमीर है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी है, हैंडसम भी है। लेकिन इसके अंदर एक जो ड्रॉबैक पाया जाता है वो ये है कि ये थोड़ा प्राउडी किस्म का
शख्स है, थोड़ा सा इसका जो करैक्टर है वो थोड़ा सा रूड है, प्राउडी है, थोड़ा सा मगरूर है। अब इस पार्टी में बेनेट फैमिली भी इनवाइटेड है। अब क्या होता है कि आगे चल के जो मिस्टर बिंगले है वो डार्सी को लेने का कहता है कि वो एलिज़ाबेथ के साथ मिलकर डांस करे, और ख़ुद जो डार्सी है वो जेन बेनेट के साथ डांस करने लगता है पार्टी के अंदर। लेकिन जो डार्सी है वो ये कह के इनकार कर देता है एलिज़ाबेथ बेनेट के साथ डांस नहीं कर सकता। शी इज़ टॉलरेबल बट नॉट हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट मी, यानी कि वो इतनी भी खूबसूरत नहीं है कि मुझे अट्रैक्ट कर सके। तो ये जो लाइन है उसकी, ये ज़ाहिर करती है कि वो कितना प्राउडी किस्म का शख्स है। एलिज़ाबेथ उसकी ये बात सुन लेती है, लेकिन उसकी अच्छी आदत की वजह से नज़रअंदाज करती है और दिलचस्पी से अपनी सहेलियों को भी बताने लग जाती है कि डार्सी ने इस तरह का बिहेव किया है। अब एलिज़ाबेथ और जेन दोनों के ख्याल में जो चार्ल्स बिंगले है ये अच्छा शख्स है, लेकिन बाकी की जो 3 बहनें हैं उनको ये चार्ल्स बिंगले पसंद नहीं आता है। कहानी में आगे चल के जो एलिज़ाबेथ बेनेट है ये अपनी सहेली को, जिसका नाम है शार्लेट लूकस को ये बताती है जेन और चार्ल्स बिंगले के बारे में, उनकी मोहब्बत का जिक्र करती है। और जब ये डार्सी के बारे में डिस्कस करते हैं तो शार्लेट लूकस के डार्सी के बारे में ये ख्यालात होते हैं कि डार्सी का मगरूर होना कोई हैरत की बात नहीं है, कि मतलब वो हैंडसम भी है, अमीर भी है, तो ये उसकी बाय नेचर उसके अंदर ये चीज़ पाई जाना कोई नई बात नहीं है। अब मिस्टर बिंगले की जो बहनें हैं ये दावत देती हैं जेन बेनेट को, अपने घर पे खाने की दावत देती हैं। अब जब जेन उनके घर, जब स्टोरी आगे मूव होती है, खाने की दावत पे जाती है, तो जेन बीमार हो जाती है और जेन उन्हीं के घर में ही रह पड़ती है जब तक कि वो सेहतयाब नहीं हो सकती। तो अब जब स्टोरी आगे मूव होती है तो हम देखते हैं कि डार्सी जो है, ये डार्सी अब एलिज़ाबेथ में इंटरेस्ट लेने लगा है, उसमें दिलचस्पी लेने लगा है। अब जो मिस्टर बिंगले की बहनें हैं, कैरोलाइन बिंगले और लूसिया हर्स्ट, ये जेन को तो पसंद करती हैं कि जेन ठीक है, ये बिंगले के साथ इसकी शादी हो जाए, लेकिन ये एलिज़ाबेथ को पसंद नहीं करती हैं ये दोनों बहनें। बिंगले की बहनों में से जो लूसिया हर्ट्स है ये तो शादीशुदा है, लेकिन जो कैरोलाइन बिंगले है ये गैर शादीशुदा है। तो लूसिया चाहती है कि कैरोलाइन की शादी किसके साथ हो जाए, फिट्ज़विलियम डार्सी के साथ, इसीलिए ये एलिज़ाबेथ बेनेट को पसंद नहीं करती है। जैसा कि हमें पता है कि मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की सिर्फ 5 बेटियां हैं और इसका बेटा कोई भी नहीं है। तो कहानी में आगे जाके एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, मिस्टर कॉलिंस। अब मिस्टर कॉलिंस कौन है? अब क्योंकि इनका बेनेट फैमिली में कोई लड़का नहीं है तो मिस्टर कॉलिंस उनके जायदाद का वारिस बन जाता है क्योंकि उनका रिलेटिव है। तो कॉलिंस जो है वो शादी की ऑफ़र करता है कि मेरी शादी कर दी जाए, किसके साथ? एलिज़ाबेथ बेनेट के साथ। और उनको बताता है कि मैं डीन भी बन गया हूँ। अब डीन वो कैसे बना है कि एक और कैरेक्टर है लेडी कैथरीन डी बॉग, उसने इसको डीन बनाया है अपनी प्रॉपर्टी का, उसको ये लुक आफ्टर भी करता है। अब एलिज़ाबेथ बेनेट तो इसके साथ शादी करने से इनकार कर देती है। तो अब मिस्टर कॉलिंस से कौन शादी कर लेता है? मिस्टर कॉलिंस से शार्लेट लूकस शादी कर लेती है जो कि एलिज़ाबेथ की सहेली थी। लेकिन इसकी शादी करना बहुत ज़्यादा नागवार गुजरी एलिज़ाबेथ को, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि उसकी सहेली शार्लेट लूकस ने मिस्टर कॉलिंस से शादी कर ली है। अब शार्लेट लूकस के बारे में थोड़ा सा और ये जान लेते हैं कि ये 27 साल है और कई बहन भाई हैं इसके, और इसके बाप का नाम है विलियम लूकस और माँ का नाम है मैरी लूकस, और ये लूकस लॉज जगह पे रहती है। ओके, अब ये जो लेडी कैथरीन डी बॉग है उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम है जॉर्जियाना। अब लेडी कैथरीन डी बॉग की ये ख्वाहिश है कि जॉर्जियाना की शादी हो जाए किसके साथ? डार्सी के साथ, ये डार्सी की कज़न भी है। अब जब कहानी आगे बढ़ती है तो एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम है जॉर्ज विकम। ये एक लोकल मिलिट्री ऑफिसर है जॉर्ज विकम, और ये उस इलाके में आया हुआ है जहाँ पे बेनेट फैमिली रहती है। अब किटी और लीडिया बेनेट, यानी ये जो चौथे और 5वें नंबर की बेटी है बेनेट फैमिली की, इनकी मुलाकात होती है जॉर्ज विकम के साथ। अब अक्सर क्या होता है कि इस मुलाकात के बाद जॉर्ज विकम का आना जाना लगा रहता है लॉन्गबॉर्न में। लॉन्गबॉर्न वो इलाका है जहाँ पे बेनेट फैमिली रिहाइश पजीर है। अब क्या करता है जॉर्ज विकम एलिज़ाबेथ को डार्सी के अगेंस्ट
उकसाता रहता है, भड़काता रहता है। अब एलिज़ाबेथ भी इससे अट्रैक्ट होती है, मुतासिर होती है कि शायद ये वाकई ठीक कह रहा है, डार्सी जो है वो अच्छा आदमी नहीं है। और बिंगले की बहन जेन को ख़त लिखती है। अब ये जो चार्ल्स बिंगले है उसकी बहन कैरोलाइन बिंगले ये जेन बेनेट को ख़त लिखती है कहानी में थोड़ा सा आगे जाके। अब ख़त क्या लिखती है वो इसको बताती है कि हम किसी ज़रूरी काम से लंदन जा रहे हैं और अगली सर्दियां भी वहीं रहेंगे। लेकिन ये बात जेन और एलिज़ाबेथ दोनों के लिए बड़ी परेशान कुन थी कि अब ये मूव कर गए हैं तो पता नहीं हमारा जो रिलेशनशिप है वो इनके साथ आगे कायम रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। आगे जाके कहानी में एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, मिसेस गार्डनर। अब ये रिलेटिव हैं किनके, बेनेट फैमिली के। अब क्या होता है कि मिस्टर और मिसेस गार्डनर जो हैं ये क्रिसमस मनाने के लिए लॉन्गबॉर्न आ जाते हैं और दावतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो मिस्टर विकम को भी दावत पे बुलाया जाता है, यानी जो जॉर्ज विकम है उसको भी बेनेट फैमिली दावत पे साथ में बुला लेती है। अब जो मिसेस गार्डनर है वो एलिज़ाबेथ को ये बताती है कि ये जो विकम है ये कोई अच्छा आदमी नहीं है, इसके साथ ज़्यादा वक्त मत गुजारो। यानी मिस गार्डनर अंदाज़ा लगा लेती है कि ये जो जॉर्ज विकम है ये कोई अच्छा आदमी नहीं है। अब जब मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर छुट्टियां गुजारने के बाद वापस लंदन जाते हैं तो ये जैन बेनेट को भी अपने साथ लंदन ले जाते हैं। एलिज़ाबेथ और जैन दोनों लंदन में जा चुकी हैं। अब क्या होता है, शार्लेट लूकस वो भी लंदन में रिहाइश पजीर है मिस्टर कॉलिंस के साथ। तो अब वो दावत पे बुलाती है एलिज़ाबेथ बेनेट को कि मुझसे मिलने के लिए आओ, लेकिन एलिज़ाबेथ नहीं जाती है। पहले तो इसने शार्लेट ने इसको दावत दी, इसने इनकार कर दिया, लेकिन ये बाद में दोबारा उसको उसके घर मिलने के लिए जाती है। मिस्टर कॉलिंस और शार्लेट के साथ लेडी कैथरीन के आलीशान घर में जाती है और वहाँ पे इसकी मुलाकात होती है जॉर्जियाना से, जो लेडी कैथरीन की बेटी है। ये बड़ी दुबली पतली सी लड़की है। लंदन में जॉर्ज विकम बेनेट को बताता है कि ये जो डार्सी है ये उसका कज़न है। भी बताता है कि डार्सी ने अपने दोस्त को गलत जगह शादी करने से रोका। अब एलिज़ाबेथ बेनेट के दिमाग में ये बात आती है कि डार्सी ने शायद चार्ल्स बिंगले को रोका होगा कि वो बेनेट फैमिली से, जेन बेनेट से अपनी शादी ना करे। तो अब इस गलत फहमी की वजह से एलिज़ाबेथ के अंदर डार्सी के बारे में मज़ीद नफ़रत बढ़ जाती है। और जब स्टोरी में आगे डार्सी प्रपोज़ल देता है शादी का, लेकिन एलिज़ाबेथ उसको ठुकरा देती है। डार्सी एक ख़त लिखता है किसको, एलिज़ाबेथ बेनेट को। एलिज़ाबेथ को बताता है कि तुम्हारी बाकी फैमिली के लोगों का रवैया मुझे ठीक नहीं लगा, इसीलिए मैंने अपने दोस्त को रोका कि वो शादी ना करे बेनेट फैमिली में। और साथ में वो ये भी जिक्र करता है कि जो जॉर्ज विकम है, जो वालिद थे मिस्टर विकम, वो डार्सी के बाप की जायदाद को संभालते थे। लेकिन जब मिस्टर विकम की डेथ हो गई तो उसके बाद जॉर्ज विकम ने जो भी उसको पैसे मिला करते थे, और वो बल्कि बढ़ा भी दिए, डार्सी की फैमिली ने 1000 की बजाय 3000 पाउंड कर दिया। लेकिन बाप के मरने के बाद जॉर्ज विकम ने किस तरह से उसको अयाशी में उड़ा दिया ये भी बताया डार्सी ने एलिज़ाबेथ बेनेट को। और साथ में ये भी बताया कि किस तरह से विकम है उसने मेरी छोटी बहन यानी जॉर्जियाना डार्सी को भगाने की कोशिश की, और वो सिर्फ एक 15 साल की लड़की थी। मिस्टर गार्डनर के साथ जो एलिज़ाबेथ है ये पिम्बरली चली जाती है, जो डार्सी का इलाका होता है, और जो भी एलिज़ाबेथ और डार्सी के दरमियान गलत फहमी होती है वो दूर हो जाती है। अब कहानी में आगे चल के पता चलता है कि ये जो जॉर्ज विकम है ये बेनेट फैमिली की 5वें नंबर की बेटी यानी लीडिया बेनेट को घर से भगा के ले जाता है। लेकिन बाद में मालूम होता है कि वो इससे शादी करने से इनकार कर देता है कि तब तक मैं इससे शादी नहीं करूंगा जब तक मुझे जायदाद में से बड़ा हिस्सा नहीं मिलेगा। यानी यह बड़ा एक लालची किस्म का शख्स है। तो पहले इसने डार्सी को भी 15 साल सिस्टर को भगा के ले जाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन इस बार ये लीडिया बेनेट को ले गया, क्योंकि लीडिया बेनेट बताते ख़ुद भी बड़ी फ्लर्टी किस्म की लड़की थी, तो वो इसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन अब इसने उससे शादी से इनकार कर दिया है। तो अब क्या होता है कि कुछ अरसे के बाद ये जो जॉर्ज विकम है ये लीडिया बेनेट से शादी कर लेता है। तो सब ये समझने लगते हैं कि शायद इसको शादी के लिए रजामंद करने के लिए जो पैसे दिए हैं वो शायद गार्डनर ने दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। बाद में स्टोरी में एलिज़ाबेथ को पता चलता है कि वो पैसे जॉर्ज विकम को किसने दिए, डार्सी ने, ताकि वो लीडिया बेनेट से शादी कर सके। स्टोरी के एंड में क्या होता है कि जेन और मिस्टर बिंगले की शादी हो जाती है। अब जो लेडी कैथरीन है, अब जेन और बिंगले की शादी तो हो गई,
लेकिन लेडी कैथरीन बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि किसी तरह एलिज़ाबेथ की और डार्सी की शादी रुकवा सके और डार्सी के साथ अपनी बेटी जियाना की शादी करवा सके, लेकिन वो इसमें नाकाम हो गई और आखिरकार एलिज़ाबेथ और डार्सी की भी शादी हो जाती है। और हम देखते हैं कि स्टोरी के आखिर में विक्रम और लीडिया की जो हैं अयाशियाँ वो उसी तरह ही बरकरार रहती हैं और वो हर वक्त इमदाद के लिए दरख्वास्त करते रहते हैं कि हमें पैसे चाहिए पैसे। नावल में प्राइड एंड प्रेजुडिस में जो प्राइड है उसको डार्सी रिप्रेजेंट कर रहा है और जो प्रेजुडिस है उसको एलिज़ाबेथ रिप्रेजेंट कर रही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।